चलो जी चलो, लगेज एक तो पैक हो गया है, दूसरा ये सूटकेस और बंद करना है बस। सुबह के इस वक्त भाई 5:40 हो रहे हैं। 6 बजे मुझे करेक्ट यहाँ अपने एयरबीएनबी से निकलना है एयरपोर्ट के लिए। एक और नया दिन, एक और नई जर्नी। मैं हूँ अभी जॉर्डन की कैपिटल सिटी अमान में, एंड आप देख रहे हो भाई मिडल ईस्ट रोड ट्रिप का एक और नया एपिसोड। इस ट्रिप में मैं मिडल ईस्ट की 6-7 कंट्रीज़ की ऐसे रोड ट्रिप कर रहा हूँ गाड़ी रेंट पे लेके, जिसमें से काफ़ी कंट्रीज़ हो गई है अपनी। जॉर्डन थी अभी ये वाली। अभी मैं फ़िलहाल मिडल ईस्ट छोड़ के यूरोप साइड में जा रहा हूँ, एक कंट्री है साइप्रस, तो वहाँ के लिए फ़िलहाल अभी तो फटाफट से करूँ, नीचे गाड़ी में सामान रखूँ क्योंकि गाड़ी वापस करनी है। और एयरपोर्ट में मैं ज़्यादा वीडियोस बना नहीं पाऊँगा, आपको पता ही है जॉर्डन एयरपोर्ट पे बड़ा दिक्कत है वीडियो को लेके। जब मैं आया था उस वक्त भी मेरी सारी वीडियो डिलीट करवा दी थी कैमरे से, तो उससे अच्छा मैं शूट करूँगा ही नहीं जब तक मेरा बिल्कुल मैं बोर्डिंग गेट तक नहीं पहुँच जाता। बोर्डिंग गेट पर बैठ के फिर अच्छे से बताऊँगा कि क्या है ये जो जिस कंट्री में जा रहा हूँ। भाई ये पार्किंग में आ गया और उन्होंने कहा था ये बॉक्स लगा हुआ है, इसके अंदर चाबी डाल देना। चलो जी डाल दे। अब लगेज रखते हैं गाड़ी में अपनी। भाई ये गाड़ी स्टार्ट हो जाए बस, ठंड की वजह से पता चले कहीं। हो गई शुक्र है, फ्लाइट छूट जाती वरना मेरी आज, क्योंकि एक बार भाई बंद हो चुकी थी। पेट्रा वाले व्लॉग में आपने देखा होगा, रात को -2 डिग्री टेम्परेचर हो गया था, उस वजह से सुबह स्टार्ट ही नहीं हुई। फिर जंप स्टार्ट करवाना पड़ा दूसरी गाड़ी से, वो लेके तार वार जोड़ के। बट चलो अब तो हो गई है भाई, निकला जाए जरा यहाँ से एयरपोर्ट की तरफ। देखना भाई पूरा सुनसान पड़ा है, मतलब ऑब्वियसली सुबह के 6:15-20 हुआ है। ये देखो 6:19, तो खाली रहेगा इस टाइम पे, तो कौन ही भटक रहा होगा, है ना। तो सही है भाई, एयरपोर्ट भी जल्दी पहुंच जाऊंगा। आने में तो 40-45 मिनट लगे थे, अब जाने में शायद 20 मिनट ही लगेंगे, खाली सड़क है क्योंकि। भाई सुबह सुबह तो खतरनाक वाली फोग हो रही है यहाँ पे, देखना थोड़ी आगे का तो दिख ही नहीं रहा। मोबाइल में तो फिर भी दिख रहा है, आंखों से देखने में तो बिल्कुल भी नहीं दिख रहा। और रिस्की है थोड़ा, हालांकि रह गया 12 मिनट का ही रास्ता। भाई कैसे तैसे करके पहुंचा हूँ बस, मुझे ही पता है। लिटरली कुछ भी नहीं दिख रहा, कुछ भी। और यहीं कहीं पे थी वो कार रेंटल वाली शॉप, गाड़ी लौटाऊँ भाई बस। यहाँ से एयरपोर्ट 5-10 मिनट का ही है, वो अपनी गाड़ी में छोड़ देंगे मुझे। चलो देखना, कुछ भी नहीं है भाई, कुछ भी। बिल्कुल कोहरा हुआ पड़ा है गंदे वाला। लोग फिर भी भगा भगा के ले जा रहे, पता नहीं क्यों। वो आ गया सामने ऑटो यूनियन। जस्ट अभी मैसेज आया भाई, अपनी जो फ्लाइट है वो भी लेट हो गई है, 10:45 की हो गई, ऑलमोस्ट 45-50 मिनट लेट। चलो ठीक है, क्योंकि मुझे आने में भी 20 मिनट एक्स्ट्रा ही लग गए। लो भाई 2 चालान भी हुए पड़े अपने, एक हो रखा 20 जेडी का, एक 30 जेडी का, और दोनों ही ओवर स्पीडिंग के हैं। तो 50 जेडी का मतलब हो गया भाई लगभग 6,000 रुपये के चालान हो गए। अब ये भरने पड़ेंगे यहाँ पे, फालतू का। चलाई तो मैंने भाई मतलब स्पीड लिमिट में रह के ही थी, हो गया होगा पता नहीं बीच में। चलो भाई चलो, हो गया है काम यहाँ पे सारा। अब फटाफट से निकलते, यहाँ हम फटाफट से निकलते, और ये एयरपोर्ट छोड़ रहे हैं मुझे इसी गाड़ी में से। यहाँ से 5, जैसे कि मैंने बताया, हार्डली 10 मिनट का ही रास्ता है, फटाफट पहुंच जाऊंगा। और फ्लाइट भी अब तो डिले हो गई है, तो कोई दिक्कत नहीं है भाई। पता नहीं कब खत्म होएगी फोग। अब तो 7:10 हो गए, ये देखो तब भी बहुत ज़्यादा फोग है, कुछ नहीं दिख रहा अभी भी। तो भाई जो अपनी फ़्लाइट है ना, वो है जॉर्डन की कैपिटल सिटी अमान से साइप्रस में एक सिटी है लारनाका करके, और 1.5 घंटे की फ़्लाइट है, बहुत छोटी सी फ़्लाइट है। बट डिले पे डिले हो रही है, और फोग की वजह से डिले हो रही है। बाकी लेट्स सी, अभी तो 4 घंटे है फ़्लाइट उड़ने में, जब तक फोग हट जाएगी शायद से। तो अब देखता हूँ, शायद मैं कोई लाउंज होगा अंदर तो लाउंज ले लूँगा, क्योंकि नींद भी बहुत तेज़ आ रही है, और 4 घंटे तो एयरपोर्ट पे क्या ही करूँगा बड़ा। तो बेटर है लाउंज लेके अपना आराम से थोड़ा 1-1.5 घंटे की नींद पूरी कर लूँगा। चलो भाई आ गया हूँ एयरपोर्ट, सब कुछ चेकिंग मेकिंग हो गई है, बहुत लेट है फ़्लाइट, और कोहरा जो धुंध है वो हट नहीं रही है, तो मुझे लग रहा है और ज़्यादा डिले होगी। ज़्यादा मैं रिकॉर्डिंग कर नहीं रहा, फिर कोई ना कोई आके डिलीट करवा देगा। उससे बेटर है प्लेन में बैठ के फिर करूँगा व्लॉग, और आपको पूरा बताऊँगा कौन से देश जा रहा हूँ, साइप्रस के बारे में। भाई कितनी ज़्यादा धुंध हो रही है, कुछ भी नहीं दिख रहा इसके आगे का, तो रनवे वगैरह कहाँ पर है कहाँ नहीं। चलो भाई फाइनली बोर्डिंग शुरू हो गई है, 11:10 के हिसाब से उड़ेगी, और कोहरा भी ख़त्म हो ही गया, ये देखो रनवे दिखने लग गया अब दूर दूर तक ना। चलो भाई चलो, बैठ गया हूँ प्लेन में, और बाहर के नज़ारे भी जिस तरह से है, फोग अब तो अच्छे से बिल्कुल हट चुकी है भाई। तो आई होप टेक ऑफ में और वहाँ पे लैंडिंग में दिक्कत होगी नहीं कोई भी। बाकी एयरक्राफ्ट काफ़ी छोटा सा है, मतलब 2 सीटें इधर है
और 2 सीटें उधर है, 4 ही सीटें है टोटल। और लेग रूम भी बड़ा कम सही है भाई, कैसे तैसे बैग फिट कर दिया। देखो एयरपोर्ट तक नहीं आ रहे इसकी पॉकेट में, इतना छोटा है। बाकी यहाँ पे एक ट्रे टेबल दे रखी है, इसमें मोबाइल वाला भी है, ये देखो आगे आप मोबाइल रख सकते हो कुछ देखने के लिए। बट बहुत पास है, फ़ायदा नहीं लग रहा मुझे किसी चीज़ का इसका। बाकी यहाँ लिखा है स्कैन द QR कोड वाईफाई यूज़ करने के लिए, बट ये पेड वाईफाई होगा पक्का, फ्री तो नहीं देने वाले। तो खैर भाई फ़्लाइट ही 1 घंटा 20 मिनट की है, और शायद से आसमान में तो 1 घंटे से भी कम ही रहेगी। 1 घंटा 20 मिनट ये टेक ऑफ और लैंडिंग मिला के होता है। तो मतलब 50-55 मिनट की फ़्लाइट में क्या ही कर लूँगा मैं। ऊपर से मेरे को तो नींद आ रही है, आंखें देख के लगी रहोगा आपको। 10:50 ऑलरेडी हो गए हैं, बस 10-15 मिनट में हो जाएगी बोर्डिंग कंप्लीट। उसके बाद वही है 11:10 11:15 तक टेक ऑफ कर लेगी। बाकी जो साइप्रस है ना भाई, उसका टाइम जोन और यहाँ जॉर्डन के टाइम जोन पे 1 घंटे का और डिफरेंस है, यानी 1 घंटा पीछे है साइप्रस। तो अभी इंडिया से हम जॉर्डन में 2.5 घंटा पीछे थे, लेकिन साइप्रस जाते ही 3.5 घंटा पीछे हो जाएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ के अभी 11 बज रहे हैं ना, तो साइप्रस में इस वक्त अभी 10 बज रहे होंगे। तो आप ये कह सकते हो कि यहाँ से 11 बजे अगर फ़्लाइट टेक ऑफ करेगी ना, तो 1 घंटे की फ़्लाइट होने के बावजूद भी हम साइप्रस में लैंड होंगे 11 बजे वहाँ के। मतलब 11 बजे ही उड़ूँगा, 11 बजे ही लैंड हो जाऊँगा, और 1 घंटा हो भी जाएगा बीच में, देख रहे हो। तो टाइम जोन की क्या मस्त बात है ना ये, कि 1 घंटा बीता भी लेकिन एक्चुअल में बीता नहीं टाइम के अकॉर्डिंग। भाई है तो छोटी सी फ्लाइट, बट खाने का मिला था। सैंडविच था, टूना सैंडविच शायद से फ़िश का होता है। तो मैंने सैंडविच तो वापस दे दिया, मैं खाता नहीं था, और वेजिटेरियन इनके पास कुछ था नहीं। बट एक ये मीठा सा केक सा है, बाकी पानी है, और एक ये नींबू पानी है। तो ये इसी से काम चलाएंगे। बाकी फ़्लाइट के प्राइस की बात करें तो भाई इंडियन करेंसी में 14,500 रुपीज़ पे करे थे, जिसमें मेरे को 23 किलो चेक इन बैगेज एंड 7 किलो कैबिन बैगेज की लिमिट मिली थी। तो 15,000 के अंदर अंदर फ़्लाइट है। तो उस हिसाब से खाना तो चलो मिल रहा है, अच्छी बात है। बट वेज नहीं था, तो मेरे किसी काम का नहीं था। और इसके अलावा साइप्रस, जैसे ही मैंने आपको बताया भाई, ये एक यूरोपियन यूनियन का तो पार्ट है, लेकिन शेंगन का पार्ट नहीं है। लेकिन फिर भी आप यहाँ पे अगर आपके पास शेंगन वीज़ा है ना, तो आप उसके बिहाफ पे एंट्री ले सकते हो। अब वैसे तो देखो ना, एक तरह से कहते ऐसा है कि 2 तरह के साइप्रस है, एक है साउथ साइप्रस, एक है नॉर्थ साइप्रस। मैं जो जा रहा हूँ वो जा रहा हूँ अभी साउथ साइप्रस। दोनों की स्टोरी क्या है वो तो आपको अगले वीडियो में पता चलेगा डिटेल में। लेकिन अभी के लिए नीचे वाला जो साइप्रस है ना, मतलब एक आइलैंड है पूरा, उसको 2 हिस्सों में बांटा हुआ है, नॉर्थ एंड साउथ में। तो मैं साउथ साइड में जा रहा हूँ, जिसकी एक सिटी है लारनाका। तो वहाँ का ये एयरपोर्ट है, और वहाँ पे मैं लैंड होऊंगा, और फिर वहाँ से मैं जाऊँगा इनकी कैपिटल सिटी निकोशिया। तो उसकी भी एक स्टोरी है, वो भी बताऊँगा अभी चल के। और 15-20 मिनट हो चुके हैं फ़्लाइट को आसमान में उड़े। मेरे ख्याल से 20-25-30 मिनट और उड़ेगी, उसके बाद पहुँच जाएंगे। भाई साहब नज़ारा देखना, पानी बिल्कुल ब्लू दिख रहा है नीचे, और इधर पहाड़ियाँ ही पहाड़ियाँ। क्रेजी यार क्रेजी। जितना मुझे लगा था मौसम खराब होगा ऊपर, उतना ही साफ दिख रहा है भाई, दूर दूर तक दिख रहा है, इतना साफ है। चलो अपना ये केक और जूस वूस ही पी लेता हूँ। Esa Julieta no necesita su Romeo. A esas caderas todo le creo. Ya está, esta manera de perreo. चलो जी फाइनली साइप्रस में हम लैंड हो चुके हैं। और अभी मैंने आपको जो ऊपर क्लिप दिखाई, जैसे ही मिडल ईस्ट से निकले भाई, मिडल ईस्ट में तो आसमान से दूर दूर तक रेगिस्तान दिखता था, लेकिन यूरोप में आते ही भाई सब कुछ हरा भरा ग्रीनरी। और भाई जब लैंडिंग हो रही थी ना, ऐसा लग रहा था मेरे को तो ये तो पानी में लैंड करवाएंगे क्या भाई, रनवे तो दिख ही नहीं रहा था, पानी पानी दिख रहा था खाली। बट एट दी एंड जैसे ही बस होने वाला था लैंड, उसी टाइम पे एकदम रनवे आ गया, और सब लोग एकदम से शुरू हो गए भागने के लिए। अपन आराम से निकलेंगे, कोई नहीं। अभी यहाँ के बचे हैं भाई 11:24। ठीक ही है, क्योंकि लेट उड़ी थी, 11:30 पे उड़ी थी, तो 1 घंटे में करवा दिया लैंड पूरा। तो ये देखो भाई, छोटा सा प्लेन था, 2 सीटें इधर 2 सीटें इधर, और बिजनेस क्लास भी बड़ा बेसिक्स है इसका, भी दिखाता हूँ। ये देखो, कोई ऐसे खास रिक्लाइनिंग वगैरह नहीं है, है ना।
बेसिक ही है। अब देखते हैं भाई यहाँ पे इमिग्रेशन वगैरह का क्या सीन है, क्योंकि जो मेरा शेंगन वीज़ा है वो स्पेन से इशू है मल्टीपल एंट्री 6 महीने वाला, बट मैंने उसको यूज़ नहीं किया अभी तक, मतलब मैं स्पेन नहीं गया उस वीज़ा से अभी तक, जबकि स्पेन का वीज़ा है। खैर दिक्कत होनी तो नहीं चाहिए, क्योंकि अगर ये लोग शेंगन वीज़ा पे एंट्री एक्सेप्ट करते हैं तो किसी भी देश का हो, इनको क्या फ़र्क पड़ता है उससे, और मैं गया हूँ वहाँ नहीं गया हूँ उससे भी क्या फ़र्क पड़ता है। तो मेरे ख्याल से ईजिली हो जाना चाहिए। बाकी लेट्स सी, इमिग्रेशन काउंटर पे जाएंगे तभी पता चलता है। ये तो भाई कुछ नहीं पता क्या करे। और मैं यहाँ पे भाई 3 दिन के लिए ही आया हूँ, क्योंकि बिल्कुल छोटा सा ही देश है, तो कन्फ्यूज़न ये है कि भाई सिम कार्ड लूँ या ना लूँ। देखते हैं, सस्ता होगा 1000 रुपये के अंदर अंदर 3 दिन का तो ले लूँगा, वरना फिर टाल मारूँगा भाई। अपना इंडियन सिम तो नेटवर्क आ ही जाते हैं, उसमें थोड़ा बहुत इंटरनेट यूज़ कर लूँगा, बाकी अपना जो एयरबीएनबी है उसके वाईफाई से ही काम चलाएंगे। तो इस तरह का भाई एयरपोर्ट है, लारनाक करके है ये सिटी, मतलब टूरिस्ट सिटी है काफ़ी, मतलब टूरिज़्म बहुत होता है यहाँ पे। और बेसिकली थोड़ा सा ये जो बीचेस वगैरह है ना, उस तरह का सीन ज़्यादा है यहाँ पे। भाई इतना अच्छा सा फील हो रहा है ना यहाँ पे आके, मतलब आराम से वीडियो बना सकता हूँ मैं। ऑब्वियसली इमिग्रेशन वाले एरिया पे नहीं बनाऊँगा, बट जॉर्डन में तो जो डरा के रखा हुआ था उन्होंने कि अंदर तो बनाना ही नहीं, इसी चक्कर में एयरपोर्ट में कुछ नहीं बनाया मैंने वहाँ पे। और एक चीज़ मैंने फ़्लाइट में गलत बता दी, एक्चुअल में साइप्रस ना यूरोपियन यूनियन का पार्ट नहीं है, बट शेंगन का पार्ट है, तो इसलिए यहाँ शेंगन वीज़ा चलता है। मैंने पता नहीं फ़्लाइट में शायद उल्टा बोल दिया था। तो चलो भाई सामने आ गया ये अराइवल्स, यानी कि इमिग्रेशन और बैगेज क्लेम। तो अब मुझे यहाँ पे बंद करना पड़ेगा ज़रा कैमरा, रिकॉर्डिंग अलाउड नहीं होती। चलो जी चलो, इमिग्रेशन हो गया क्लियर। बैगेज बेल्ट देखना है अब किस पे आया है, मेरे ख्याल से तो 2 नंबर पे आया है। बहुत ही भाई इजी इमिग्रेशन था, क्योंकि मेरे पास स्पेन का वीज़ा था, तो कुछ नहीं पूछा, बस पूछा कि होटल कितने दिन के लिए हो, मैंने कहा 3 दिन के लिए, मेरी रिटर्न फ़्लाइट है यहाँ से दुबई की। और फिर पूछते रहोगे कहाँ, तो मैंने कहा एयरबीएनबी बुक करा हुआ है, तो कह रहे यहीं लरनाका में। मैंने कहा नहीं नहीं, यहाँ से नहीं, निकोसिया है जो मेन कैपिटल सिटी, वहाँ पे। तो कहते अच्छा दिखाओ, फिर मैंने दिखाया, उन्होंने एड्रेस लिखा और ठप्पा मार दिया। तो अब मेरे जब तक शेंगन वीज़ा वैलिड है तब तक शायद मैं यहाँ रह सकता हूँ। खैर मुझे तो रहना ही 3 दिन है। वो है भाई शायद 2 नंबर बेल्ट पे। अच्छा वो तो रहा अपना सूटकेस, भागो 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 भागो, निकल गया निकल गया निकल गया, ये जा रहा ये जा रहा ये जा रहा। लंबी लाइन लगी हुई थी भाई बहुत ज़्यादा वहाँ पे ना इमिग्रेशन में, काफ़ी टूरिस्ट थे। अब मैंने सिम ना ऑनलाइन देखी है 3 दिन के लिए, 20 GB डेटा मिल रहा है, 950 रुपीज़ की सिम। तो मोस्ट प्रोबेबली वही लूँगा, अगर यहाँ पर उससे सस्ती मिल गई तो यहाँ से लेता हूँ, वरना अपना ऑनलाइन लेके काम चल जाएगा। और दूसरी चीज़ भाई, यहाँ की जो साइप्रस की ऑफिशियल करेंसी है वो है यूरोस, क्योंकि मैंने बताया ना यूरोप का ही पार्ट है एक तरह से। बट जैसे कि मैंने बताया ये कंट्री अब 2 हिस्सों में बटी हुई है, एक है साउथ साइप्रस, एक है नॉर्थ साइप्रस। मैं अभी फ़िलहाल साउथ साइप्रस पे हूँ, जो कि यूरोप का पार्ट है। और जो नॉर्थ साइप्रस है ना, वो एक्चुअल में टर्की के अंडर आता है। और ये साउथ साइप्रस वाले उस नॉर्थ साइप्रस को मानते नहीं है कि वो मतलब एक अलग वो है देश, सिर्फ टर्की ही मानता है कि वो एक अलग देश है, बाकी दुनिया में कोई देश नहीं मानता। तो इसलिए दुनिया सब लोग मानते हैं, और मेरे ख्याल इंडिया भी यही मानता है कि ये पूरा साइप्रस एक ही है, नॉर्थ साउथ जैसा कुछ नहीं है। बट यहाँ के जो हालात है वो ऐसे ही है कि बीच में भाई बॉर्डर है, नॉर्थ अलग है साउथ अलग है। साउथ जैसे कि मैंने बताया यूरोप के अंडर आता है एक तरह से, और जो नॉर्थ वाला पार्ट है वो टर्की पूरा मैनेज करती है उसको। तो इसलिए यहाँ पे तो करेंसी चल रही है यूरोज़, लेकिन उस वाले पार्ट में चल रही है टर्किश लीरा। और मैं जाने वहाँ पे भी वाला हूँ, कल जाऊँगा वहाँ पर, मतलब एज अ इंडियन मैं जा सकता हूँ साउथ टू नॉर्थ। लेकिन अगर मैं नॉर्थ साइप्रस जाता ना, क्योंकि नॉर्थ साइप्रस के लिए ना भाई कोई भी वीज़ा नहीं चाहिए इंडियंस को, साउथ के लिए आपको शेंगन वीज़ा चाहिए। तो कई लोग जो डोंकी रूट वाले होते हैं ना, जो इलीगली आना चाहते हैं, वो क्या करते हैं, वो साउथ साइप्रस में नॉर्थ साइप्रस में आ जाते हैं, क्योंकि वीज़ा की ज़रूरत नहीं है, और वहाँ से इलीगली घुस जाते हैं साउथ साइप्रस में। तो वो एक तरह से यूरोप में घुस गए। तो वैसे तो ये लीगल नहीं है, और ना ही वो आने देते हैं। अगर मैं मान लो साउथ की जगह नॉर्थ में लैंड होता और फिर मैं बॉर्डर क्रॉस करके साउथ आना चाहता, तो मुझे एंट्री नहीं मिलती, भले ही मेरे पास शेंगन वीज़ा है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन क्योंकि अब मैं साउथ में एंटर करके पहले कर हूँ शेंगन वीज़ा से, तो अब मैं नॉर्थ में जा सकता हूँ बॉर्डर क्रॉस करके। तो ये फ़ायदा है अपने को। कल मैं जाने भी वाला हूँ। अभी के लिए फ़िलहाल चलो सिम लेते हैं, और ATM से ना थोड़ा सा करेंसी भी निकाल ही लेता हूँ। वैसे तो मेरे पास डॉलर पड़े हैं, डॉलर भी चेंज हो सकते हैं, बट मैं सोच रहा हूँ डॉलर ना खर्च करूँ भाई, काम ही आते हैं आने वाली ट्रिप्स पे। अभी फ़िलहाल ATM से यूरोज़ निकाल लेता हूँ। कितने निकालूँ? अभी 106 या 107 रुपये का यूरो चल रहा है, 200 यूरो निकाल लेता हूँ।
3 दिन वैसे मेरा इतना खर्चा होने तो नहीं वाला यार, होटल ऑलरेडी बुक है, गाड़ी की भी पेमेंट कर रखी है। 100 यूरो निकालता हूँ, 200 तो ज़्यादा हो जाएंगे। तो ये ATM है भाई, ऑब्वियसली इंग्लिश में होगा। यहाँ पे वैसे तो ग्रीक लैंग्वेज भी चलती है, ग्रीस के अंडर था ये। तो मैं 200 यूरो निकाल रहा हूँ, क्योंकि बच भी गए तो मेरे को दुबई जाना है अब परसों, तो वहाँ पे यूज़ हो जाएंगे। कोई नहीं, अदर अमाउंट में डाल दिया भाई 200 यूरो। आई होप चल जाए मेरा ये कार्ड भाई। कितना फ़ीस ले रहा है? 5 यूरो तो फ़ीस ले रहा है, बताओ 500 रुपये। चलो भाई अब क्या करें, देनी पड़ेगी। द रिक्वेस्टेड अमाउंट इज़ ग्रेटर देन द बैलेंस। हैं, ऐसे कैसे हो गया भाई? नियो ग्लोबल के कार्ड में पैसे खत्म हो गए क्या? चेक करना पड़ेगा। एक्चुअल में मेरा मेन बैंक अकाउंट कोई और होता है, और ये मैं ना फॉरेक्स कार्ड कैरी करता हूँ, जैसे FI का हो गया, नियो ग्लोबल हो गया, और इनमें 50-50 हज़ार करके डालता रहता हूँ। फिर जिस कंट्री में जाता हूँ वहाँ की करेंसी निकाल लेता हूँ। तो अभी शायद से मेरे नियो ग्लोबल के जो वॉलेट बैलेंस है उसमें बैलेंस कम होगा। पर कैसे हो सकता है यार, मैंने कल तो डलवाया था, कहाँ चला गया? चलो भाई रिचार्ज कर लिया है, और 5 यूरो फीस लगी रही है, तो सोच रहा हूँ मैं ज़्यादा ही निकाल लेता हूँ। फिर दुबई में सीधा यूरो टू दिरहम में चेंज करवा लूँगा, वहाँ पे मुझे कुछ सामान भी लेना है अपने लिए। तो 500 यूरो निकाल रहा हूँ ना, तब भी देखो 4.95 यूरो की कमीशन लग रही है। इंडिया में 61,000 रुपये कटेंगे। ठीक है चलो निकाल लेते हैं, अब तो निकल जानी चाहिए भाई। अबे फिर दिखा रहा है द रिक्वेस्टेड अमाउंट इज़ ग्रेटर देन द बैलेंस। अब तो डाल भी दिए मैंने, ये क्या बात हुई? कम करता हूँ, 400 यूरो निकालता हूँ। 14.95% मार्कअप भी लग रहा है क्या? ओ ज़्यादा बन रहे हैं इसलिए शायद। 400 यूरो 49,000 बन रहे हैं लगभग। 120 रुपये का यूरो पड़ गया यार, ये तो महंगा है फिर तो, है ना? छोड़ो, सिटी में किसी ATM से निकालूंगा। यहाँ शायद से महंगा पड़ रहा है ATM ना, इसका एयरपोर्ट का। रहने देता हूँ, बड़ा अमाउंट है, 14% मार्कअप क्यों देना फालतू का। कहीं जरूरत पड़ भी गई तो डॉलर पड़े है मेरे पास। अब भाई फ़िलहाल मुझे लेनी है मेरी गाड़ी, मतलब गाड़ी रेंटल ऑलरेडी बुकड है, बस पिक करनी है। वो देखते हैं यहाँ डायरेक्ट मिलेगी या फिर मुझे कोई शटल बस लेके उनके ऑफिस जाना पड़ेगा। उससे पहले कस्टम क्लियर करें। ये आ गया हूँ भाई इनके कॉमन एरिया में। कार रेंटल दिखा रहा है इधर, यहाँ से जाना है कार रेंटल ऑफिस के लिए शायद से, और एग्जिट टू बसेज। ये क्या चक्कर है? पहले मैं देख लूँ भाई बुकिंग में ना कहाँ जाना है, क्योंकि हो सकता है इनका ऑफिस यहाँ हो ही ना। सिम कार्ड और पता कर लेता हूँ पहले। ये देखो यहाँ पे भी काफ़ी सारे कार रेंटल के ना ऑफिस है, आप चाहो तो यहाँ से भी डायरेक्ट ले सकते हो, बट मैं प्रेफर नहीं करता, क्योंकि यहाँ आके थोड़ी महंगी पड़ती है गाड़ी ना। ऑनलाइन पहले ही बुक कर लोगे, भले ही एक दिन पहले कर लो, पर ऑनलाइन अच्छी डील मिल जाती है किसी न किसी वेबसाइट। booking.com हो गया, क्लूक हो गया, डिस्कवर कार्स हो गया, तो बढ़िया सीन रहता है उसमें। यहाँ आगे लोगे तो फिर इनके स्टैंडर्ड प्राइस से ज़्यादा डिस्काउंट नहीं देते। यार सिम कार्ड का नहीं दिख रहा मुझे यहाँ पे, ऐसा तो नहीं हो सकता सिम कार्ड ना मिले, होनी तो चाहिए। इनसे पूछते हैं भाई, एक्सपर्ट मार्ट। एक्सक्यूज मी, डू यू हैव अ सिम कार्ड? तो भाई इनके पास नहीं था। 2 दिन 3 दिन का प्लान, मिनिमम 20 डेज़ का प्लान था इनके पास, और 20 यूरोज़ का था, यानी इंडिया के 2200-2300 रुपये, 2400 रुपये, और 200 GB इंटरनेट मिल रहा था 20 दिन के लिए। पर 2200 का मुझे करना क्या भाई, मैं ज़्यादा दिन होता तब तो फ़ायदा भी था। अब मैं ऑनलाइन ले लेता हूँ, वो eSIM जो थी उसी से काम चल जाएगा बढ़िया। फिर चलेंगे देखने अपना गाड़ी कहाँ से उठानी है। लो जी लो, ख़रीद लिया सिम कार्ड, और 500 रुपये वाली ख़रीदी। 10 GB है 3 दिन के लिए ना, तो अगर ख़त्म हो जाएगा तो 500 की और ले लूँगा, वरना 500 में 3 दिन काम चल जाएगा। क्योंकि देखो आज तो मैं घूमूंगा नहीं ज़्यादा, सीधा एयरबीएनबी जाऊँगा, वहाँ पे वाईफाई होगा। कल का दिन मुझे बार बार घूमना है पूरे दिन, अब उसमें 10 GB मुझे तो नहीं लग रहा खर्च हो जाएगा। उसके बाद परसों अपना एयरबीएनबी में रहना आधा दिन, और फिर मेरी फ़्लाइट ही आ गई दुबई की। तो मैंने कहा 500 रुपये का बहुत है, यहाँ पे 2200 का लेने से अच्छा देख लो 500 में ले ली सिम। बस अभी एक्टिवेट हो जाए और चल जाए सही से, फिर नेट की दिक्कत नहीं होगी अपने को।